हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ डेली करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम डेली के जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला न्यूज़ है, इट्स अबाउट ब्रिक्स वर्सेस ईयू, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स। ठीक है, तो 12th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने यूनिलैटरल क्लाइमेट मेजर्स जो हैं, स्पेशली ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। ब्रिक्स ने ऐसे मेजर्स को यूनिलैटरल, प्यूनिटिव, डिस्क्रिमिनेटरी और प्रोटेक्शनिस्ट जो है बताया है। अब इसका लॉजिक समझते हैं। ईयू का कहना है कि हम अपनी इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट कार्बन रेगुलेशन और कार्बन प्राइसिंग लगा रहे हैं। अगर फॉरेन प्रोड्यूसर को ऐसे कार्बन कॉस्ट फेस नहीं करने पड़ते तो उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। ब्रिक्स का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि क्लाइमेट पॉलिसी के नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट को एक्सपेंसिव बनाना जो है वो अनफेयर है, स्पेशली जब डेवलप्ड कंट्रीज हिस्टोरिकली ज़्यादा एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यानी असली डिबेट सिर्फ कार्बन की नहीं है, इट इज़ अ क्लाइमेट एक्शन, ट्रेड, डेवलपमेंट और क्लाइमेट जस्टिस की बात है। ब्रिक्स ने साथ ही अडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ाने की जो है डिमांड की है। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ाना चाहिए और 2025 यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में 2035 तक अडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल करने की कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इशू में हम जो है ब्रिक्स, ईयू, डब्ल्यूटीओ, क्लाइमेट जस्टिस, सीबीडीआर, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल साउथ है ना, इन सब के बारे में इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सीबीएम है क्या। सबसे पहले सीबीएम के बारे में समझते हैं। इसको ये एक तरीके का कार्बन टैक्स है। इसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में ईयू के अंदर इंडस्ट्रीज को कार्बन एमिशन की कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। अगर कोई फॉरेन कंट्री से कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट ईयू में एक्सपोर्ट होता है तो ईयू चाहता है कि उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कार्बन कंटेंट को भी अकाउंट किया जाए। ठीक है, क्या बोला कि ईयू जो इंपोर्ट करता है अगर कार्बन इंटेंसिव गुड्स इंपोर्ट कर रहा है ना, तो उस पे चार्जेस लगा के उसको और ज़्यादा महंगा कर देता है ताकि डिमांड कम हो, है ना। ये इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। डेफिनेशन अगर सीबीएम की देखें तो सीबीएम इज एन ईयू मैकेनिज्म designed to put a carbon price on a certain carbon intensive imports entering the European Union। यानी ऑब्जेक्टिव है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की एम्बेडेड एमिशन या कार्बन कंटेंट को कार्बन कॉस्ट के फ्रेमवर्क में लाना। ठीक है, अभी करंटली कौन से सेक्टर्स जो हैं वो कवर्ड हैं, तो इसको आप साफ हाइस करके याद कर सकते हैं। ठीक है, एस से स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, आई से इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए, वैसे तो ई से होता है, आई से इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट एंड एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या लिखा है, साफ हाइस। एस से स्टील, ए से एल्यूमिनियम, सी से सीमेंट, एच से हमारा हाइड्रोजन, आई से इलेक्ट्रिसिटी, सी से सीमेंट एंड ई से हमारा हो गया एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स, है ना। अब इट इज़ डिजाइंड अराउंड स्पेसिफाइड कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स। ये जो सेक्टर्स होते हैं इनमें कार्बन जो है एमिशन होता है। अब वाई डिड ईयू इंट्रोड्यूस अ सीबीएम, क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। सपोज ईयू गवर्नमेंट कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती है, तो अगर कार्बन रेगुलेशन के लिए स्ट्रिक्ट कार्बन रेगुलेशन हो गए वेरी स्ट्रिक्ट, तो ईयू इंडस्ट्री को पॉल्यूशन रिड्यूस करना पड़ेगा, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। कार्बन प्राइसिंग की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और ईयू प्रोड्यूस्ड स्टील कैन बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव, है ना। कंपनी सोच सकती हैं कि क्यों ना प्रोडक्शन किसी ऐसे कंट्री में शिफ्ट कर दें जहां कार्बन रेगुलेशन कंपैरेटिवली वीक है। तो प्रोडक्शन ईयू के बाहर शिफ्ट हो गया, एमिशन लोकेशन चेंज हो गई, बट ग्लोबल एमिशन नेसेसरली डिसअपेयर नहीं हुआ। कार्बन लीकेज होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है ना, ऐसी चीज़ों का तो पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट होगा। मान लो कि अगर ईयू स्टील प्रोड्यूसर को कार्बन एमिशन के लिए कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन फॉरेन स्टील प्रोड्यूसर को कंपेरेबली कॉस्ट कॉस्ट जो है वो कम देनी पड़ती है, तो वो बाहर लगाएंगे ना, ईयू में क्यों लगाएंगे, इंडस्ट्रीज ईयू में बेच देंगे सामान बाद में, है ना। तो इस वजह से जो है बाहर से भी जो इम्पोर्ट आ रहा है या फिर कोई जो दूसरी कंट्री भी जो है कार्बन एमिशन करके कुछ सामान बना रही है, तो उनके चार्जेस को बढ़ाना, ताकि एक तरीके से कार्बन एमिशन को डिस्करेज करना चाहता है ईयू। यही है मेन ऑब्जेक्टिव, है ना।
ठीक है। अब व्हाई आर ब्रिक्स कंट्रीज अपोजिंग इट? ब्रिक्स कंट्रीज को क्या दिक्कत है, वो क्यों अपोज करेंगे? तो ठीक है ना कि जो है हम कार्बन एमिशन को डिस्करेज करने की कोशिश करें। यहाँ थोड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट एक्शन वर्सेस क्लाइमेट जस्टिस। यू का एम्फेसिस है कार्बन कार्बन जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना, वेरएज ब्रिक्स या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका एम्फेसिस है कि बिल्कुल रिड्यूस करो, बट इक्विटी को इग्नोर मत करो। डेवलपिंग कंट्रीज के आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हिस्टोरिकली बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस एमिट किए हैं। मीनवाइल बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज में ही हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। उसमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एक्सपोर्ट जनरेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। सीबीएम जो है एक्सपोर्ट को एक्सपेंसिव बना देता है, तो कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो जाएगी और इस वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू प्रेशर भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट कम होगी। देयरफॉर ब्रिक्स का आर्गुमेंट है कि क्लाइमेट मेजर थियोरेटिकली इन्वायरमेंटल हो सकता है, बट डिज़ाइन अगर अनइक्वल ट्रेड बर्डन क्रिएट करे तो इट कैन रिजेंबल प्रोटेक्शनिज्म। यही रीज़न है कि ब्रिक्स इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से देख रहा है ना? कि हिस्टोरिकली तो आपने ही ज़्यादा किया है, हम तो अभी आए हैं, है ना? हमको तो अभी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है और हमारा इतना कैपिटल है नहीं हमारे पास में कि हम जो है नई-नई महँगी जो है टेक्नोलॉजीज़ लगाएँ, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ लगाएँ, है ना? तो हम तो एस्टेब्लिश्ड और चीपर टेक्नोलॉजीज़ पे ही जाएँगे कंपैरेटिवली, है ना? तो ये तो कॉम्पिटिटिवनेस खराब करता है, ये तो हमारे क्लाइमेट जस्टिस ही नहीं मिल रहा है हमको तो। तो इस वजह से जो ब्रिक्स है वो अपोज़ कर रहा है। अब यहाँ पे एक सीबीडीआर का जो है प्रिंसिपल आता है, इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, है ना? इसको रटना नहीं है, जस्ट समझने की कोशिश करनी है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। देयरफॉर ऑल कंट्रीज हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सब कंट्रीज सेम नहीं है, कंट्रीज का हिस्टोरिकल एमिशन अलग है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जो है वो अलग है हर कंट्री की, है ना? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अलग है, डेवलपमेंट लेवल अलग है, पॉवर्टी लेवल्स अलग हैं, एडेप्टेशन कैपेसिटी अलग है। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो रिफ्लेक्ट दीज डिफरेंसेस। ठीक है? तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग-अलग है ना? तो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ। इंडिया को अब एग्ज़ाम्पल मान लो कि इंडिया को एमिशन रिड्यूस करने हैं, बट इंडिया के लिए पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी एक्सेस भी इम्पोर्टेंट है। एक हाइली डेवलप्ड इकोनॉमी और एक नए डेवलपिंग इकोनॉमी को एग्ज़ैक्टली सेम बर्डन देना इक्विटी के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इक्विटी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी यूनिवर्सल बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट रिमेन डिफरेंशिएटेड। ठीक है? इंडिया का पोज़ीशन क्या है सीबीएम को लेके? इंडिया पर्टिकुलरली एक्सपोज़्ड है बिकॉज़ इंडियन एक्सपोर्ट में आयरन और स्टील इम्पोर्टेंट है ना? यहाँ पे जो है, जो आर्टिकल न्यूज़ में आया है, इसमें सीबीएम फ्रेमवर्क के अंडर कवर्ड इंडियन एक्सपोर्ट में आयरन और स्टील रफली 90% एक्सपोज़र रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसलिए इंडिया के लिए सीबीएम कोई थ्योरेटिकल इशू नहीं है। इट डायरेक्टली इफ़ेक्ट्स इट्स एक्सपोर्ट्स, है ना? इंडिया में जो एक्सपोर्ट जाते हैं ईयू मार्केट्स में तो डायरेक्टली जो है इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ सिर्फ़ टैक्स बर्डन नहीं है, इसमें मेजरमेंट कॉस्ट, रिपोर्टिंग कॉस्ट जैसे मतलब अगर मान लीजिए हमको जो है हम कंप्लाई भी करते हैं, तो हमारे लिए बाकी खर्चे बढ़ जाएँगे, वेरिफ़िकेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करने का कॉस्ट बढ़ेगा, रिपोर्टिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, मेजरमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, हम यहाँ से चेक वेक करके तो भेजेंगे, है ना? इसलिए सीबीएम का इम्पैक्ट जो है वो फर्म टू फर्म भी डिफ़र कर सकता है, कंट्री टू कंट्री भी है डिफ़र कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे 2026 का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस देखने को हमको मिलता है कि यहाँ पे जून 2026 की नेचर क्लाइमेट चेंज एनालिसिस का इम्पोर्टेंट एविडेंस दिया गया है। एनालिसिस का ब्रॉड फाइंडिंग है कि हाई एमिशन इंडियन स्टील फर्म्स जो हैं, वो ईयू को एक्सपोर्ट क्वांटिटीज़ रिड्यूस और ईयू के रेवेन्यू रिड्यूस को हाइलाइट करती हैं। व्हेयरएज़ लोअर एमिशन जो फर्म्स हैं, वो एक्सपोर्ट लेवल्स मेंटेन कर पाई और ये बहुत इम्पोर्टेंट एनालिटिक एविडेंस है। क्यों? बिकॉज़ इससे सीबीएम को सिंपली वेस्टर्न प्रोटेक्शनिस्ट टूल बोल देना इनकम्प्लीट हो जाएगा। सीबीएम जो है वो साइमल्टेनियसली नेगेटिव साइड भी है उसका कि ट्रेड बैरियर है और पॉजिटिव साइड भी है कि डीकार्बनाइज़ेशन इंसेंटिव जो है कर रहा है। तो एक सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि सीबीएम में इम्पोज़ शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिवनेस कॉस्ट
while simultaneously rewarding cleaner प्रोडक्शन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बट थोड़े से जो है इसमें ऑल्टरेशन की ज़रूरत है ना? तो टू साइडेड अगर इसका इवैल्यूएशन हम करें, तो सीबीएम को ब्लैक एंड व्हाइट मत देखो। फर्स्ट अगर एनवायरमेंटल लेजिटिमेसी की बात करें तो ईयू का जो ऑब्जेक्टिव है वो जेन्युइन है, जेन्युइन एनवायरमेंटल कंसर्न है। कार्बन लीकेज प्रिवेंट करना, कार्बन प्राइसिंग एक्सटेंड करना, क्लीनर प्रोडक्शन एनकरेज करना और ईयू क्लाइमेट गोल्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंसर्न ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा उनका, मार्केट एक्सेस इफेक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्वेश्चन भी आता है और ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का रिस्क भी हो सकता है ना? तो क्या कर सकते हैं हम? सीबीएम may be environmentally legitimate in objective but contentious in design and implementation, तो वो चीज़ें हम सुधार सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का भी जो है एंगल आता है, ये क्या चीज़ है ना? अब क्लाइमेट पॉलिसी एंटर करती है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की टेरिटरी में। यहाँ 3 इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। ब्रॉडली डब्ल्यूटीओ मेंबर को ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इट इज़ सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स एंड एक्सेप्शंस। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीबीएम डिफरेंट कंट्रीज़ या प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट क्रिएट करता है? ये लीगल डिबेट का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ अ नेशनल ट्रीटमेंट। बेसिक प्रिंसिपल है कि इम्पोर्टेड और जो डोमेस्टिक लाइक प्रोडक्ट्स हैं, उनको डोमेस्टिक मार्केट में अनजस्टिफिएबली लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। सीबीएम के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ये है कि क्या इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट है और ईयू डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कार्बन रिलेटेड ट्रीटमेंट कंपेरेबल है? अगर ईयू प्रोड्यूसर्स कार्बन कॉस्ट बियर कर रहे हैं, तो ईयू का आर्गुमेंट है कि कंपेरेबल कार्बन बर्डन इंपोर्ट पर भी लेजिटिमेट जो है ये रहेगा। एनवायरमेंटल एक्सेप्शन क्या है? डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव्स को जो है अकोमोडेट कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। देयरफॉर इशू सिंपली जो है वो सीबीएम डब्ल्यूटीओ जो है उस तरीके से नहीं देख सकते सिर्फ हम। एक्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि इज सीबीएम डिजाइन्ड एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली विद डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन एंड रेलेवेंट एक्सेप्शन? तो यहाँ पे कोर डायलेमा ये आता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन के बीच में और डिसगाइज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड के बीच में। देयरफॉर सीबीएम जो है इट स्टैंड्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस एंड ट्रेड गवर्नेंस। ठीक है? ये कोर डायलेमा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करें, ब्रिक्स का जो सेकंड मेजर डिमांड है, तो सीबीएम डिबेट के पैरेलल ब्रिक्स ने एडाप्टेशन फाइनेंस पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, स्पेशली एडाप्टेशन के लिए, है ना? तो यहाँ पे नए एडिशनल, प्रेडिक्टेबल, एडिक्वेट, एक्सेसिबल और कंसेशनल जो है हमको ये उस बेस्ड पे हमको जो है फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस शुड नॉट इंक्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ डेट वल्नरेबिलिटी। वो फाइनेंस जो है प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, कंसेशनल होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट को सिंपली क्लाइमेट फाइनेंस का नाम चेंज नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि नाम चेंज करके दे दिए। क्लाइमेट फाइनेंस एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स के ऊपर एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को पता हो कि फंडिंग कब और कितनी अवेलेबल होगी। फंडिंग सिंबॉलिक नहीं, एक्चुअल क्लाइमेट नीड्स के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंडिंग जो है प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल होनी चाहिए, है ना? फंडिंग जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए, इनएक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए और लो इंटरेस्ट फाइनेंस या ग्रांट्स जो है प्रेफरेबल हैं। क्रिटिकल कंसर्न ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज की डेट वल्नरेबिलिटी को और वर्सन नहीं करना चाहिए, यानी क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व करने के नाम पर डेट क्राइसिस क्रिएट ना करें। ठीक है? मिटिगेशन और अडेप्टेशन का क्या है कि यहाँ पे मिटिगेशन का मतलब होता है अटैक का कॉज, है ना? कॉज़ को कम करना। क्लाइमेट चेंज का कॉज़ प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, सो मिटिगेशन का मतलब है एमिशन कम करो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। अडैप्टेशन में क्या होता है कि मैनेज द कॉन्सिक्वेंसेज़, अब जो होना है उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ किस तरीके से हम लेंगे। तो क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑलरेडी अकर कर रहे हैं, अडैप्टेशन मतलब
सोसाइटी को उन इम्पैक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, हीट एक्शन प्लान, साइक्लोन शेल्टर्स, ये जो है अडेप्टेशन में आ जाएगा, वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, है ना? वाइज एडेप्टेशन फाइनेंस पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्री, क्यों इम्पोर्टेंट है ना? तो यहाँ क्लाइमेट जस्टिस का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट आता है। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हिस्टोरिकल एमिशन उनका रिलेटिवली लो रहा है, लेकिन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे वहाँ पे फ्लड्स, ड्रॉट, हीट वेव, साइक्लोन वगैरह ये सब ज़्यादा आते हैं, है ना? तो जस्टिस का आर्गुमेंट ये है कि कंट्रीज़ दैट हिस्टोरिकली कंट्रिब्यूटेड मोर टू accumulate emission have a greater financial and technological capacity, then they should contribute proportionately more towards a global climate action. यही जो है CBDR RC का जो है आर्गुमेंट है, और यही क्लाइमेट जस्टिस का इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी 2025 में जो ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या कि ब्रिक्स ने डेवलप्ड कंट्रीज को 2025 यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में एग्रीड कमिटमेंट फुलफिल करने को कहा है। एडेप्टेशन फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी ट्रिपल्ड बाय 2035। इसको आइसोलेटेड फैक्ट मत समझो, एडेप्टेशन फाइनेंस को हम क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट जस्टिस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बिगर कॉन्सेप्चुअल डिबेट ये है, क्या है कि ये इशू ये यहाँ पे बिगेस्ट कॉन्सेप्चुअल टेक अवे क्या है, कार्बन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए कार्बन प्राइसिंग, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो सकते हैं कार्बन प्राइसिंग की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इफेक्ट हो सकते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट हो सकता है। देयरफॉर अ क्लाइमेट पॉलिसी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट पॉलिसी। इमेजिन इंडिया को साइमल्टेनियसली इमेजिन करो, जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था। तो कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट एक्शन करो बट फेयर ट्रेड रखो, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, और डेवलपमेंट के लिए भी स्पेस थोड़ा सा रखो। ठीक है, ये हमने देखा। इसमें इंडिया का क्या डायलेमा देखने को मिलता है? इंडिया के सामने क्लासिक डेवलपमेंट जो क्लाइमेट बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, क्लाइमेट एम्बिशन है हमारी, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करना है, लोअर एमिशन इंटेंसिटी होनी चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी डेवलपमेंट नीड्स भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्रोडक्शन, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, देयरफॉर इंडियाज सेंट्रल चैलेंज इज डीकार्बनाइज विदाउट डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, है ना? इसको मेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इंडिया को जो है इंडस्ट्रियों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इंडस्ट्रीज़ को क्लीनर बनाना है, ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड इंडिया डू? स्टील सेक्टर जो है सीबीएम एक्सपोज़र का मेजर एरिया है। इंडिया शुड प्रमोट हाइड्रोजन बेस्ड स्टील, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, लोअर कार्बन इंटेंसिटी, है ना? ये सब हम कर सकते हैं। ग्रेटर जो है कम्पेटिटिवनेस अंडर कार्बन कॉन्शियस ट्रेड रेजिम्स, ये हम रख सकते हैं। तो जो है सीबीएम का लोअर एक्सपोज़र हमको देखने को मिलेगा। कार्बन अकाउंटिंग कर सकते हैं हम, कार्बन अकाउंटिंग कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, है ना? रिपोर्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? कार्बन अकाउंटिंग वी कैन डू। डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, इंडिया का जो इमर्जिंग कार्बन मार्केट है, आर्किटेक्चर है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एमिशन रिडक्शन के इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकता है। कार्बन हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, अगर इस तरीके से हम करें तो कार्बन इंटेंसिटी कम हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर वी कैन फोकस, है ना? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इंडिया को ट्रेड बैरियर्स मत लगाओ, है, ये सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए, इट शुड ऑल्सो डिमांड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है? ये भी जो है हम एडवोकेट कर सकते हैं। नेगोशिएट इंटरनेशनली, इंडिया शुड पुश फॉर क्लाइमेट मेजर्स दैट आर ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, प्रेडिक्टेबल एंड डब्ल्यूटीओ कंपैटिबल। क्लाइमेट मेजर्स को लेजिटिमेट एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ फेयर इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करनी चाहिए। हमको एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा डाइवर्स करना चाहिए, है ना? कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर एक्सेसिव डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, उसको डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस को पुश करना चाहिए हमको, है ना? ग्रांट्स और कंसेशनल जो फाइनेंस होते हैं, उसकी डिमांड करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यहाँ पे ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है? सीबीएम इशू ब्रिक्स के ब्रॉडर एवोल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ब्रिक्स जो है इंक्रीजिंगली ग्लोबल साउथ के कंसर्न को क्लाइमेट डिप्लोमेसी में आर्टिकुलेट कर रहा है ना? चेन है, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, फाइनेंस गैप भी है, ट्रेड रिलेटेड जो क्लाइमेट मेजर्स हैं वो लेने पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट का कंसर्न आ रहा है। तो ब्रिक्स का जो ये कलेक्टिव पोजीशन है अगेंस्ट ये ईयू का जो भी ये कार्बन टैक्स है, तो वो उसको क्वेश्चन कर रहा है कि चीज़ें वापस से रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, ठीक है?
यहाँ से ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुपिंग के लेंस से नहीं बल्कि इंक्रीज इन ग्लोबल साउथ नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म के लेंस से भी रेलेवेंट है। ठीक है? ये हमने इस तरीके से देख लिया। ठीक है? पर्सपेक्टिव दोनों के क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिक्स और ईयू का क्या पर्सपेक्टिव है, ये जो सब जो है हम कर चुके हैं। ठीक है? वी कैन जस्ट नाउ मूव फॉरवर्ड। हुँ। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एआई जनरेटेड वाइल्ड लाइफ इमेजेस एंड कंज़र्वेशन। इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये? एआई जनरेटेड वाइल्ड लाइफ इमेजेस एंड कंज़र्वेशन। ठीक है ना? अब वाई न्यूज़ एक्सपर्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट वार्न कर रहे हैं कि एआई जनरेटेड जो वाइल्ड लाइफ विजुअल हैं वो सोशल मीडिया पर रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। प्रॉब्लम आपने भी देखा होगा कि कोई एनिमल वगैरह है उनकी वीडियोस वगैरह जो सर्कुलेट की जा रही है ना? फेक फोटोज़ वायरल हो रही हैं, फेक वीडियोस वायरल हो रही हैं। प्रॉब्लम जो है कहीं ज़्यादा है सरफेस लेवल से, जितना हम समझ रहे हैं। है ना? एक सपोज़िडली रियल इमेज ऑफ ओरेंगुटन जो है क्रैडलिंग एंडेंजर्ड लेपर्ड कब्स इन सुबह मलेशिया में इस तरीके से जनरेटेड देखने को मिलती है ना? ओरेंगुटन जो है ही वाज़ क्रैडलिंग एंडेंजर्ड लेपर्ड कब्स। दूसरा ये है कि एलिफेंट जो है एलिजिडली क्लाइंब कर रहा है ट्री पे टू एस्केप फ्लड। ये भी एआई जनरेटेड है। एक देखने को मिल रहा है कि एक पिंक डॉल्फिन है वो पानी के ऊपर जंप कर रही है। एक वीडियो एआई की है कि वाइल्ड एनिमल्स हैं वो पेट्स की तरह ह्यूमन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत देखी होंगी, है ना? ये कंटेंट विजुअली जो है कई कंटेंट जो होता है वो विजुअली थोड़ा बिलीवेबल होता है, कई को आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, गलत है ये। लेकिन कई-कई पे हम थोड़ा-सा ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ, सच ही है। कन्फ्यूज़ तो क्या हो जाते हैं, सच मान ही लेते हैं, है ना? तो इश्यू ये बनता है कि एआई जो है मिसइन्फॉर्मेशन फैला सकता है, ह्यूमन परसेप्शन को बदल सकता ह्यूमन बिहेवियर को बदल सकता है और फिर उससे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है ना? तो ये कंज़र्वेशन के लिए प्रॉब्लम है। यानी एआई मिस इन्फॉर्मेशन अब एनवायरमेंटल गवर्नेंस का इश्यू भी बन रहा है ना? ट्रेडिशनल मिस इन्फॉर्मेशन मोस्टली फॉल्स टेक्स्ट या न्यूज़ से फैलती थी, है ना? तो लोग जो है इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कर लेते थे। अभी एआई के एरा में जो है हाइपर रियलिस्टिक सिंथेटिक इमेजेस या वीडियोज़ बन रही हैं, है ना? तो वो काफ़ी ऑथेंटिक लगती हैं एंड देयर समटाइम्स मोस्टली पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम रियलिटी। वायरल हो जाती हैं, है ना? पब्लिक परसेप्शन बदलता है और ह्यूमन बिहेवियर भी उस तरीके से बदल सकता है ना? साइंटिफिक डेटा सेट भी जो है दैट आल्सो कैन बी कंटामिनेटेड। तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मिसइन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्सचुअल प्रॉब्लम इंटू अ विजुअल एपिस्टेमिक प्रॉब्लम। एपिस्टेमिक का मतलब होता है नॉलेज या ट्रुथ से रिलेटेड। यानी प्रॉब्लम ये है कि हम डिसाइड कैसे करें कि ये एआई है या फिर ये रियल है ना? तो ये जो है प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। व्हाई वाइल्डलाइफ एआई इमेजेस आर पार्टिकुलरली डेंजरस, है ना? क्योंकि एंथ्रोपोमॉर्फिज़्म ये जो है हो सकता है, ये क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एआई जो है वो वाइल्ड लाइफ इमेजेस फ्रीक्वेंटली दिखाता है एनिमल्स को। जैसे इफ दे आर हगिंग ह्यूमन, इफ दे आर बिहेविंग लाइक पेट्स, कडलिंग वगैरह, नर्चरिंग अनरिलेटेड स्पीशी, है ना? एंड डिस्प्लेइंग ह्यूमन लाइक इमोशंस। तो इससे क्या होता है कि नॉन ह्यूमन एनिमल्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, इमोशंस या बिहेवियर एट्रीब्यूट करना होता है और कुछ नहीं होता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, है ना? तो क्यूट विजुअल्स होते हैं, समटाइम्स एनिमल्स जो हैं वो हार्मलेस अपीयर करते हैं, रिस्क परसेप्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से लोग जो हैं वो वाइल्ड लाइफ अप्रोच करते हैं, अनसेफ इंटरेक्शन होता है और समटाइम्स इट कैन लीड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना? हमको जो है खतरा भी हो सकता है उससे। ठीक है? एनिमल को इमोशनली रिलेटेबल बनाना इटसेल्फ नेसेसरीली रॉन्ग है। प्रॉब्लम अराइज़ व्हेन फिक्शनल बिहेवियर इज़ मिस्टेकन फॉर एक्चुअल इकोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक केस है जिसमें चाइना के स्नो लेपर्ड का जो है वो इंसिडेंट दिया गया है। अ वुमन वाज़ रिपोर्टेडली अटैक्ड बाय अ रेयर स्नो लेपर्ड आफ्टर अप्रोचिंग इट फॉर अ फोटोग्राफ। अब एआई मिसइन्फॉर्मेशन का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? क्या हुआ था यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे ऐसा ये हुआ कि एआई ने दिखाया कि वाइल्ड एनिमल जो है वो फ्रेंडली है। तो पब्लिक रिपीटेडली जो है वो उनको हार्मलेस लुकिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ही देख रही है। रिस्क परसेप्शन बदल गया, लोग कम डरने लगे, है ना? और उनको लगा कि वाइल्ड एनिमल्स आर सेफ टू अप्रोच। तो लोगों ने जो है सेल्फी फ़ोटो के लिए जो एनिमल को अप्रोच करना शुरू किया।
एनिमल को थ्रेटन लगा, डिस्टर्ब लगा, खतरा लगा उसको और उसने जो है इंसान को इंजरी पहुँचा दी। ये देखा हमने। अब इसमें क्या एक कीवर्ड देखने को मिलता है, कीवर्ड इज़ रिस्क नॉर्मलाइज़ेशन। Repeated exposure to unrealistic harmless behavior can make a risky behavior appear normal। बार-बार देखेंगे कि अरे नहीं ये तो नॉर्मल है, इसमें तो फ़ोटो खिंचवाई है, ये किया है, वो किया है। तो उसके क्या होता है कि रिस्क नॉर्मलाइज़ेशन हो जाती है, आपको उतना डर नहीं लगता, है ना? तो ये बिहेवियरल साइंस का डायमेंशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सेकंड डेंजर ये है, फर्स्ट डेंजर तो रिस्क नॉर्मलाइज़ेशन है, सेकंड डेंजर है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कोर्स। एआई जनरेटेड वाइल्ड लाइफ इमेज जो है वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकती हैं फॉर क्यूट वाइल्ड लाइफ कंटेंट, फॉर हाई एंगेजमेंट, है ना? एक्सोटिक एनिमल्स के एक्सपीरियंस की डिमांड जो है बढ़ सकती है। एनिमल्स जो हैं उनको फोटो प्रॉप्स, टूरिज्म अट्रैक्शन, सोशल मीडिया कंटेंट और पेट्स के उसमें यूज़ किया जा सकता है। कैप्टिव वाइल्ड लाइफ एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एनालिटिक पॉइंट ये है कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट डिजिटल वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं रहता। इट कैन रिलेट रियल वर्ल्ड डिमांड्स टू रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है? अब यहाँ पे क्यूटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्यूटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये क्या है? क्यूटिफिकेशन मतलब वाइल्ड लाइफ को रिपीटेडली पोर्ट्रे करना एज अ क्यूट, cuddly, harmless, human like instead of wild, ecologically important, potentially dangerous and requiring distance animal। प्रॉब्लम ये है कि एनिमल की इकोलॉजिकल आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाती है। टाइगर को सिर्फ़ जो है ब्यूटीफुल या क्यूट एनिमल के रूप में देखोगे तो उसकी इकोलॉजिकल रोल मिस हो जाएगी। टाइगर इज़ टॉप प्रेडेटर, प्रे पॉपुलेशन जो है वो रेगुलेट करता है, फूड वेब बैलेंस मेंटेन करता है और इकोसिस्टम फंक्शन में रोल प्ले करता है एंड इट इज़ डेंजरस। वाइल्ड लाइफ शुड बी अंडरस्टूड इकोलॉजिकली नॉट मेरली एस्थेटिकली। है ना? दे हैव अ सर्टेन बिहेवियर, दे हैव अ सर्टेन अडैप्टेशन। ठीक है? आप सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव से उनको देखोगे, रिस्क नॉर्मलाइज़ेशन करोगे तो दैट कैन बी डेंजरस। ठीक है? लायर्स डिविडेंड ये क्या चीज़ होती है लायर्स डिविडेंड? तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि फेक कंटेंट से सिर्फ़ फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। बट देयर इज़ अनदर इफ़ेक्ट, लायर्स डिविडेंड मतलब क्या होता है कि जब फेक कंटेंट इतना कॉमन हो जाता है कि जेन्युइन एविडेंस को भी फेक कहकर डिसमिस किया जा सके। मतलब चाइना में कैमरा ट्रैप ने अनयूजुअल टाइगर के 5 कब्स कैप्चर किए। इंस्टेड ऑफ वाओ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन पीपल आस्क इज़ दिस एआई? मतलब जो सच्चा कंटेंट भी होगा उसमें भी आपको लगेगा कि इज़ दिस एआई? अब जेन्युइन एविडेंस भी डाउटफुल हो गए हैं। है ना? तो एआई फेक्स इंक्रीज़ हुए जिसकी वज़ह से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इमेज कैन बी फैब्रिकेटेड, तो अब वो रियल इमेज पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जेन्युइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लायर्स डिविडेंड। ठीक है? इसको बोलते हैं लायर्स डिविडेंड एंड व्हाई इट इज़ डेंजरस बिकॉज़ कंज़र्वेशन साइंस रिलाइज़ हेवीली ऑन विजुअल एविडेंस। अगर जेन्युइन एविडेंस का क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो गया तो रिसर्च कम्युनिकेशन भी अफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे कंज़र्वेशन साइंस डायमेंशन क्या देखने को मिलता है? ये परहैप्स एंटायर टॉपिक का ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएससी एंगल है कि मॉडर्न कंजर्वेशन इंक्रीजिंगली यूजेस अ सिटीजन साइंस। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लोकेशन इन्फॉर्मेशन इन सब में कंट्रीब्यूट करते हैं। साइंटिस्ट एग्रीगेट लार्ज डेटा सेट एंड देन स्पीशी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग करते हैं और पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगाते हैं। ठीक है? और फिर कंज़र्वेशन प्लानिंग करते हैं। अब व्हाई सिटीज़न साइंस मैटर बिकॉज़ प्रोफेशनल रिसर्चर्स जो हैं वो हर फॉरेस्ट, वेटलैंड, माउंटेन्स और कोस्टलाइन को कंटीन्यूअसली मॉनिटर नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ सिटीज़न जो हैं वो कलेक्टिवली ह्यूज ऑब्जर्वेशन नेटवर्क क्रिएट करते हैं उनके लिए। है ना? एआई मैनिपुलेशन जो है वो कैसे साइंटिफिक डेटा को जो है कंटामिनेट कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे जो है साइंटिफिक डेटा को कंटामिनेट कर सकता है। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता है सिटीजन फोटोग्राफ लेता था, स्पीशी आइडेंटिफिकेशन होती थी, लोकेशन, डेटा, टाइम, डेट वगैरह टाइम, रिसर्च डेटाबेस बनता था और उससे कंजर्वेशन डिसीजंस लिए जाते थे। अब क्या हो रहा है कि एआई जनरेटेड जो इमेजेस होती हैं, उससे रॉन्ग स्पीशी आइडेंटिफिकेशन होता है, रॉन्ग लोकेशन, रॉन्ग डेट और कॉन्टेक्स्ट और फॉल्स एबंडेंस का पता लगता है, फॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है, तो साइंटिफिक डेटा भी जो है करप्ट हो जाता है ना? साइंटिफिक डेटा भी करप्ट हो जाता है, तो यही है ना? हाउ जो है एआई मैनिपुलेशन कैन कंटामिनेट साइंटिफिक डेटा। अब स्पीशी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम ये क्या चीज़ है? एआई जनरेटेड इमेज कैन ग्रेजुअली डिस्टॉर्ट पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्पीशी एक्चुअली लुक्स लाइक। जैसे टाइगर का कोई अनयूजुअल कलर या अनरियलिस्टिक हैबिटेट दिखा देंगे,
है ना? इफ पीपल रिपीटेडली कंज्यूम सच इमेजेस तो दे मे इवेंचुअली कंसिडर एबनॉर्मल फीचर्स नॉर्मल, है ना? नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, मिस आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये भी हो सकता है। बायोडायवर्सिटी के मॉनिटरिंग में भी जो है दिक्कत आ सकती है ना? मॉडर्न जो बायोडायवर्सिटी है वो कैमरा ट्रैप, सिटीज़न साइंस, सैटेलाइट इमेजरी, अकाउस्टिक मॉनिटरिंग ये सब यूज़ करती है ना? एआई असिस्टेड आइडेंटिफिकेशन भी यूज़ कर सकती है। अब दिस क्रिएट्स एन इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कि एआई कैन इम्प्रूव बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग बट साइमल्टेनियसली कंटामिनेट बायोडायवर्सिटी इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। इसलिए सेम टेक्नोलॉजी को कंज़र्वेशन टूल और इन्फॉर्मेशन रिस्क दोनों जो है हमारे सामने रहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़। तो यहाँ पे आप अपने मेंस में या जैसे भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कह सकते हैं कि द सेम टेक्नोलॉजी दैट कैन एनहांस बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग कैन आल्सो अंडरमाइन इट्स इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम। ठीक है? तो यहाँ पे थ्रेट भी है और अपॉर्च्युनिटी भी है। एआई इज़ अ थ्रेट एज़ वेल एज़ अपॉर्च्युनिटी। ठीक है? इट्स अ थ्रेट एज़ वेल एज़ स्पीशी आइडेंटिफिकेशन में, है ना? एआई फ़ोटोग्राफ और साउंड एनालाइज़ कर सकते हैं। कैमरा ट्रैप एनालिसिस में, एंटी पोचिंग में, हैबिटेट मॉनिटरिंग में जो है, अकाउस्टिक मॉनिटरिंग में, है ना? ये मदद कर सकता है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सिंथेटिक एआई कंटेंट भी हार्म करता है। ठीक है? तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है रिस्पॉन्सिबल एआई वर्सेस अनरेगुलेटेड एआई इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ वगैरह, है ना? अनरेगुलेटेड है। डीप फेक वगैरह जो है इसको हम सुधार सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म रेगुलेट कर सकते हैं हम, तो ये सब चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। सिर्फ़ एआई लेबल्स लगा देना जो है वो इनफ नहीं है। कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म के बाहर मैनिपुलेट हो सकता है, एडिट हो सकता है। देन प्लेटफ़ॉर्म को ओरिजिनल एआई जनरेशन हिस्ट्री पता ही नहीं हो, है ना? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सर्कुलेशन हमको करना चाहिए, है ना? कर सकते हैं मतलब अगर किसी को वो जो है अपलोड ही करनी है ऑन द इंटरनेट, शेयर ही करनी है तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म जो है शेयर हो सकता है। स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, है ना? डिटेक्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या है कि इवन इफ लेबल्स एक्जिस्ट यूज़र इमेज का इमोशनल मैसेज तो एब्ज़ॉर्ब कर ही लेते हैं ना, हर कोई कौन-सा जो है नीचे देखता है कि यहाँ पे एआई लिखा हुआ है ना? ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या-क्या करने की ज़रूरत है, हमको एक बेटर रेगुलेशन की जो है ज़रूरत देखने को मिलती है ना? बेटर रेगुलेशन मॉडिफ़िकेशन करें थोड़ा लॉज़ में हम, वो सब चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये प्रोवेनिएंस क्या होता है ना? नीड फॉर प्रोवेनिएंस कि डिजिटल कंटेंट का ओरिजिन, हिस्ट्री और मॉडिफ़िकेशन रिकॉर्ड रखना। बेसिकली ये इमेज आई कहाँ से है? एक रोबस्ट प्रोवेनिएंस सिस्टम जो है वो आइडियल आंसर जो है हम कर सकते हैं कि किसने क्रिएट किया, कब एडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, जनरेटिव एआई यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, इसी को प्रोवेरेंस बोलते हैं। ठीक है? आगे आते हैं, है ना? आगे आते हैं कि रियल ऑब्जर्वेशन और सिंथेटिक ऑब्जर्वेशन में हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है? हाँ, आगे आते हैं। इसमें फिर लिखा हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? तो टाइगर इज़ नोन, टाइगर हैबिटेट। है ना? नोन एंड टाइगर हैबिटेट तो रूटीन वेरिफिकेशन सफिशिएंट होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि टाइगर जो है वो पीसफुली इंटरैक्ट कर रहा है कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशी के साथ में। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी के क्लेम प्रिंसिपल जो है उनको चेक किया जाना चाहिए, है ना? द मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी द इकोलॉजिकल क्लेम द स्ट्रॉन्गर एविडेंस रिक्वायर्ड। जितना बड़ा क्लेम होगा उतना ज़्यादा एविडेंस उसको जो है प्रूव करने के लिए हमको चाहिए। ठीक है? आगे आते हैं। आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एंड ये आपके थोड़े एनवायरमेंटल एथिक्स या गवर्नेंस के जो है पॉइंट्स हमको सामने मिलते हैं, ठीक है? इसमें एथिकल डायमेंशन में ट्रूथफुलनेस, नॉन मेलिफिसेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल एथिक्स, साइंटिफिक इंटेग्रिटी, पब्लिक सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद में यस, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? हुँ। अब यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल एथिक्स जो है हमने देख लिया। अब इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से कैसे जो है हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो इंडिया का मेजर लीगल फ्रेमवर्क है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करना, अनसेफ इंटरेक्शन को कम करना, कैप्टिविटी नॉर्मलाइजेशन जो रिपीटेड इमेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज पेट कैन मेक कैप्टिविटी अपीयर एक्सेप्टेबल। तो वही चीज़ है जो हमने अभी तक जो है हम पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इंडिया के उसमें, है ना? इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या है, ये जो है थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हम किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू दिस प्रॉब्लम, है ना? डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। नॉट एवरी फोटोग्राफ इज़ एविडेंस, है ना? विजुअल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिक एआई गाइडलाइंस हम जो है जारी कर सकते हैं। साइंटिफिक वेरिफिकेशन करते हैं। डिजिटल प्रोवेनेंस हम जो है कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म का अकाउंटेबिलिटी फॉर डिटेक्शन, लेबलिंग एंड रैपिड फैक्ट चेकिंग हम कर सकते हैं। कंजर्वेशन कम्युनिकेशन, रियल वाइल्ड लाइफ फुटेज जो है उसको एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है उससे अलग करना, डिस्टिंग्विश करना, है ना, ये सब हम कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वे फॉरवर्ड में हमारी यहाँ पे हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट है ओरंगुटन, वी हैव डन, ओरंगुटन वी हैव डन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट इज, लेट्स जस्ट सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम्म, अच्छा, ओरंगुटन के बारे में वी आर डिस्कसिंग। ओके, हम्म, हाँ, तो नेक्स्ट जो है हम ओरंगुटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओरंगुटन होता क्या है, कैसे मूवमेंट करता है, क्या टूल्स यूज़ करता है, कैसे नेस्ट जो है करता है, किस तरीके का बिहेवियर होता है, दिस विल डिस्कस। ठीक है, एक आर्बोरियल एनिमल है, यानी पेड़ वगैरह पे रहते हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओरंगुटन के बारे में वी विल डिस्कस। फर्स्ट लिखा हुआ है ओरंगुटन कहाँ, कहाँ पे जो है न्यूज़ क्या है एग्जैक्टली और कहाँ पे मिला है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ओरंगुटन को सिर्फ एक एनिमल के रूप में नहीं देखना है, इसको एक कंप्लीट बायोडायवर्सिटी केस स्टडी के रूप में हम समझ सकते हैं, हम अपनी केस स्टडी में लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेट एप है ना। ओरंगुटन जो है वो मलय लैंग्वेज से आया है। ओरंगुटन, औरंग का मतलब होता है पर्सन, पर्सन लाइक बीइंग, और हुटन का मतलब होता है अ फॉरेस्ट। देयरफॉर ओरंगुटन मतलब पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। किंगडम इज एनिमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, मेमेलिया क्लास में आता है, और ऑर्डर है प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट है, होमिनिडे इसका फैमिली देखने को मिलता है, पोंगो इज द जीनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरंगुटन जो है वो एक ग्रेट एप है, ग्रेट एप्स है, ग्रेट एप। ओरंगुटन ग्रेट एप्स हैं, और ग्रेट एप में ह्यूमन, चिंपैंजी, बोनोबोज, गोरिल्लाज और ओरंगुटन्स आते हैं। ह्यूमन, चिंपैंजी, बोनोबोज, गोरिल्ला और ओरंगुटन्स जो है इंक्लूडेड है। इसलिए ओरंगुटन को मंकी के साथ कैजुअली क्लब करना करेक्ट नहीं है। ग्रेट एप्स जो हैं वो जनरली मंकी से डिफरेंट होते हैं और कैरेक्टरिस्टिकली जो है टेल लेस एप्स होते हैं, है ना। फिजिकल फीचर, की फिजिकल फीचर क्या होते हैं? पहला तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म्स होते हैं इनके। इतने लॉन्ग आर्म्स क्यों होते हैं? बिकॉज़ ओरेंगुटन का लाइफ़स्टाइल प्राइमरीली जो है आर्बोरियल होता है, यानी कि ट्रीज़ और कैनोपी में रहने वाला या मूव करने वाला एनिमल होता है ये। लॉन्ग आर्म जो है वो ग्रास्प करने के लिए काम आते हैं, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए काम आते हैं, ट्री टू ट्री मूवमेंट में काम आते हैं, ठीक है? और प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट यहाँ पे आपका ये आ जाता है कि ओरेंगुटन जो है इज़ द लार्जेस्ट आर्बोरियल मैमल। इसको एलिफेंट से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ आर्बोरियल का मतलब है ट्री ड्वेलिंग। लार्जेस्ट आर्बोरियल, आर्बोरियल आर्बोरियल जो ट्री पे रहता है, मैमल है ये, है ना। आर्बोरियल अडेप्टेशन में हमको लॉन्ग आर्म्स देखने को मिलती हैं, लिम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, है ना। हैंड्स और फीट जो है ग्रास्प कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, है ना, कैनोपी लोकोमोशन के लिए। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कैनोपी मूवमेंट ये जो है मूवमेंट के लिए ही नहीं है सिर्फ ये, है ना। फूड, शेल्टर, मूवमेंट, कॉरिडोर, देयरफॉर जो फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन है वो एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम है ओरेंगुटन के केस में, है ना। इमेजिन करो कंटिन्यूअस फॉरेस्ट है तो ओरेंगुटन जो है वो ईज़िली मूव कर सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेड है तो फिर वो उसको फूड एक्सेस, मूवमेंट, है ना, मेट एक्सेस, जीन फ्लो सब में दिक्कत होगी, सब में दिक्कत होगी, है ना। डाइट में क्या खाता है ओरेंगुटन, डाइट में क्या खाता है? तो 60% तो फ्रूट्स ही खाता है ये, है ना। स्पेशली फिग्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ फ्रूटिंग पीरियड इकोसिस्टम में फूड अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस जो है करते हैं। बट ओरेंगुटन सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं खाता, इट कैन ऑल्सो कंज्यूम लीव्स, इंसेक्ट्स, बार्क, एग्स और स्मॉल वर्टेब्रेट्स। देयरफॉर ओरेंगुटन जो है वो ओमनिवोरस है ना। मेजर डाइटरी कंपोनेंट फ्रूट्स है, लेकिन ये ओमनिवोरस है। वाटर सोर्स की बात करें तो ओरेंगुटन एक्सक्लूसिवली ग्राउंड लेवल वाटर सोर्स पर डिपेंड नहीं होते। दे कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फ्रूट्स, ट्री होल्स। दिस मेक्स सेंस बिकॉज़ एन आर्बोरियल एनिमल उसके लिए कैनोपी इटसेल्फ एक वाटर सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइटरी डाइवर्सिटी देखने को हमको मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइटरी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हाउ? दे कैन कंज्यूम 400 प्लस डिफरेंट फूड टाइप्स। इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो डाइट जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होती। डिफरेंट फूड जो रिसोर्स हैं यूज़ करने की एबिलिटी प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रूट ईटिंग मैटर करता है क्योंकि यहाँ ओरेंगुटन की जो कंजर्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वाई? क्योंकि सीड डिस्पर्सर के रूप में दिस इज इम्पोर्टेंट। फ्रूट खाया और सीड इंजेस्ट किया
और उसको इधर-उधर डिस्पर्स कर दिया, तो नए प्लांट्स हो गए, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो नॉट मेरली कंज्यूमर, इट्स नॉट मेरली कंज्यूमर, एक फूड रिसोर्स या फूड जो है डिस्पर्सर का काम भी कर सकता है। ठीक है? ये हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर बिहेवियर की बात करें एनिमल की, तो मेल डायमॉर्फिज़्म देखने को मिलता है। मतलब ओरेंगुटन मेल्स में 2 मेजर फॉर्म्स देखे जाते हैं। एक तो फ्लैंक्ड मेल, मतलब प्रोमिनेंट चीक्स देखने को, चीक पैड्स देखने को मिलते हैं। फेस ब्रॉड होता है मेल्स का, थ्रोट सैक देखने को मिलता है और लार्जर बॉडी अपीयरेंस है मेल्स में। These characteristics are associated with adult male development and social reproductive signaling. अनफ्लैंक्ड मेल का क्या मतलब होता है? ये कंपैरेटिवली फीमेल लाइक अपीयरेंस मेंटेन करते हैं, बट फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि अनफ्लैंक्ड मेल लेटर बिकम फ्लैंक्ड, यानी फ्लैंक्ड वर्सेस अनफ्लैंक्ड नेसेसरीली परमानेंट जो है फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग, ये क्या मतलब है नेस्ट बिल्डिंग का? ओरेंगटन जनरली स्लीपिंग नेस्ट या प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इंटरेस्टिंगली दे जनरली बिल्ड अ नेस्ट ऑलमोस्ट एवरी नाइट। व्हाई? बिकॉज ट्रीज के एलिवेटेड पोजीशन पर स्लीपिंग प्लेटफॉर्म, रेस्टिंग प्लेस या रेस्टिंग स्पेस बनता है उनके लिए, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल डेंजर है उनसे वो एक्सपोज नहीं होते। सो नेस्ट बिल्डिंग साइमल्टेनियसली जो है बिहेवियरल अडेप्टेशन भी दिखाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी तो दिखाता ही है। ठीक है? ये ग्राउंड पे किस तरीके से मूवमेंट जो है करते हैं। तो इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि आर्बोरियल जो है वो कभी ग्राउंड पे नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। ओरेंगुटेन जो है वो हाईली आर्बोरियल हैं, बट ग्राउंड पर भी आ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मूवमेंट रिलेटिवली स्लो हो सकता है एंड दे में यूज़ क्लोज्ड फिस्ट्स वगैरह फॉर मूवमेंट, है ना? देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओरेंगुटन्स आर एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल, है ना? And sometimes not exclusively arboreal, but they are primarily arboreal, but they sometimes descend to the ground as well. ठीक है? नेक्स्ट कौन से टूल यूज़ करते हैं ये? तो ओरेंगुटन्स जो है वो कंसिडरेबल कॉग्निटिव एबिलिटी डेमोंस्ट्रेट करते हैं। ये स्टिक यूज़ करते हैं एनिमल एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना? तो टूल यूज़ होता है जिससे इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखाई देता है ना? इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बॉडी कोऑर्डिनेशन का पता चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। ठीक है? सेल्फ मेडिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। ओरेंगुटन्स को प्लांट बेस्ड सब्सटेंस या पेस्ट वुंड पर अप्लाई करते हुए ऑब्जर्व किया गया है। इस फिनोमेना को जो है क्या बोलते हैं? ज़ू फार्माकोग्नोसी। इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। ज़ू फार्माकोग्नोसी मतलब ये है कि एनिमल का नेचुरल सब्सटेंस स्पेशली प्लांट्स को पोटेंशियली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करना। एंड व्हाई दिस इज़ साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग? बिकॉज़ एनिमल बिहेवियर कैन प्रोवाइड क्लूज़ फॉर एथनोबॉटनी। ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज का पता चल सकता है हमको, तो वो हमारे लिए भी काम आ सकता है। ह्यूमन लाइक कम्युनिकेशन, है ना? इसमें क्या है ना? रॉकी नाम के एक ओरेंगुटन का एग्ज़ाम्पल दिया था नोट्स में, वो जो हमारे आर्टिकल था। रॉकी रिपोर्टेडली अनयूजुअल वोकल इमिटेशन एबिलिटीज़ डेमोंस्ट्रेट करता है, जो कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन स्पीच से रिज़ेम्बल करते हैं। ठीक है? तो उसमें जो है थोड़ा-सा इसको ह्यूमन लाइक कम्युनिकेशन से भी कनेक्ट किया गया। कुछ जो ओरेंगुटन्स हैं, दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल वोकल लर्निंग एंड वॉइस इमिटेशन एबिलिटीज़, है ना? ह्यूमन लैंग्वेज इन्वॉल्व करती है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंटैक्स, एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन। देयरफॉर थोड़ा केयरफुल वर्डिंग यहाँ पे लेना ज़रूरी है, बट ये कह सकते हैं कि हमको ऐसा देखने को मिला है कि समवॉट थोड़ा बहुत रिज़ेम्बल कभी-कभार ऐसा किया। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो ओरेंगुटन कंज़र्वेशन समझने के लिए रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वो 10 टू 15 इयर्स में आती है। बर्थ इंटरवल होता है 5 टू 10 इयर्स आस-पास का। यानी फीमेल फ्रीक्वेंटली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती, बहुत टाइम लगता है ना? और एक ही यंग वन जो है प्रोड्यूस करती है, ट्विन्स भी रेयर हैं। तो यहाँ पे मैटरनल डिपेंडेंस किस तरीके से देखने को मिलती है कि यंग ओरेंगटन जो है अप्रॉक्सिमेटली 7 से 11 साल जो है मदर के साथ डिपेंडेंट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। ये मैमल्स में एक्सेप्शनली लॉन्ग मैटरनल डिपेंडेंस है, इतने लंबे टाइम तक नहीं रहते बच्चे जानवरों के साथ। ठीक है? अब ये रिप्रोडक्टिव रेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कंज़र्वेशन वल्नरेबिलिटी का सेंट्रल रीज़न है। इमेजिन फास्ट रिप्रोड्यूसिंग स्पीशी होगी तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कम होगा। लेकिन इतना लेट अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रही है, सालों लग जा रहे हैं, है ना? तो जो है उसमें कंज़र्वेशन में भी प्रॉब्लम आती है। अब अगर हैबिटेट की बात करें तो ओरेंगुटन्स नेचुरली दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली ये जो सुमात्रा और बोर्नियो वाला रीजन है। बोर्नियो का जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आइलैंड इज़ डिवाइडेड अमंग इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनेई।
तो ओरंगुटन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली बोर्नियो के फॉरेस्टेड एरियाज़ में देखने को मिलता है ना? दे आर नॉट नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए ट्रैप हो सकता है आपका। हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्राइमरली फॉरेस्ट में रहता है ना? प्राइमरी फॉरेस्ट में रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, हाई क्वालिटी हैबिटेट देखने को मिलते हैं, ठीक है? और सेकेंडरी फॉरेस्ट की बात करें तो प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूटेड बट सब्सिक्वेंट रीजनरेशन अगर हो गया तो ओरंगटन्स जो है वो सम सेकेंडरी फॉरेस्ट में भी कुछ जो है वो अकर करते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ओरंगुटन ओनली सर्वाइव्स इन अनटच्ड फॉरेस्ट अगर हम बोलें तो ये ज़्यादा ओवर सिम्प्लिफिकेशन होगा, सेकेंडरी फॉरेस्ट में भी रह लेते हैं, ठीक है? ये हमने देखा, ठीक है? आगे आते हैं, आगे थोड़ा-सा आने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोलैंड फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि लोलैंड फॉरेस्ट जो है वो ऑफ़न हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, अबंडेंट फ्रूट रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ, 3 ओरंगुटन की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, बोर्नियो ओरंगुटन, सुमात्रन ओरंगुटन एंड तापानूली ओरंगुटन। ठीक है, ये 3 स्पीशी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है ना? यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ये है कि तापानूली ओरंगुटन को सुमात्रन ओरंगुटन की सब स्पीशी नहीं समझना। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ डिस्टिंक्ट स्पीशी। ठीक है? ये हमने देखा है यहाँ पे। जो तापानूलू जो हमारे पास में ये देखने को मिलता है ओरंगुटन, ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट्स रेंज इज़ एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड, है ना? दिस अकर्स इन नॉर्थ और सेंट्रल सुमात्रन रीजन और पॉपुलेशन बहुत कम है, फ्रैगमेंटेड है। हैबिटेट लॉस भी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एंडेंजर्ड ऑफ ग्रेट एप्स। देयरफॉर जो तापानूली ओरंगुटन है, ये पावरफुल एग्ज़ाम्पल हो सकता है एंडेमिज़्म, स्मॉल पॉपुलेशन, फ्रैगमेंटेशन और एक्सिस्टिंग जो एक्सटेंशन रिस्क है उसका। ठीक है, आगे आते हैं। अगर थोड़ा-सा इनके जो है यस, थोड़ा-सा इनके जो है साइट्स वगैरह के आईसीएन स्टेटस की बात करें, तो जो बोर्नियो ओरंगुटन है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स के साइट 1 में आता है। सुमात्रन ओरंगुटन भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और हमारा तापानूली जो ये है ओरंगुटन, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तीनों अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है, तीनों अपेंडिक्स 1 में हमको देखने को मिलते हैं। तो इनका ये जो है हमने आईयूसीएन स्टेटस भी देख लिया। ठीक है, दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुँ, फॉरेस्ट फायर भी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, हंटिंग, पोचिंग भी प्रॉब्लम होती है ना? लोकल राइट्स और कंज़र्वेशन को बैलेंस करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? लोकल राइट्स और कंज़र्वेशन को बैलेंस करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। कंज़र्वेशन प्रोग्राम में वी हैव ओरंगुटन कंज़र्वेशन प्रोग्राम, बोर्नियो ओरंगुटन सर्वाइवल फाउंडेशन, तो काफ़ी सारे वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा उसमें जाएँ तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देखने को मिलता है, सेव द ओरंगुटन जो है फंड देखने को मिलता है हमको। तो ये सब हम नहीं देखे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हैबिटेट को जो है हम ठीक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, स्पीशी जो है उसको एंटी पोचिंग वगैरह मतलब पोचिंग-वोचिंग ना करें, एंटी पोचिंग वो सब हम इनिशिएटिव्स चलाएँ, कम्युनिटी जो सपोर्ट लें, साइंस का भी सपोर्ट लें, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। ओरिंगटन जो है एक फ्लैगशिप स्पीशी होती है। फ्लैगशिप स्पीशी जो होती है वो करिस्मेटिक स्पीशीज़ होती हैं जो कि पब्लिक अटेंशन और सपोर्ट को जो है ड्राइव करती हैं, इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशी भी है ओरंगटन को अगर आप बचाएँगे तो बाकी स्पीशी पे भी जो है फ़र्क पड़ेगा, स्पिलओवर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कीस्टोन स्पीशी है, कीस्टोन स्पीशी है ओरंगटन। यहाँ केयरफुल रहना थोड़ा-सा, डोंट ऑटोमैटिकली राइट ओरंगटन इज़ अ कीस्टोन स्पीशी, व्हाई? बिकॉज़ कीस्टोन स्पीशी जो है इकोलॉजिकल टर्म है। इट रिफर्स टू अ स्पीशी whose effect on इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर या फंक्शन इज़ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज रिलेटिव टू द अबंडेंस। जैसे ओरंगुटन का सीड डिस्पर्सल रोल देखने को मिलता है, बट दिस अलोन डज़ नॉट ऑटोमैटिकली मेक्स इट अ कीस्टोन स्पीशी, है ना? तो सीड डिस्पर्सर्स, फ्लैगशिप स्पीशी, अम्ब्रेला स्पीशी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंपोनेंट, ये थोड़े ज़्यादा सेफ टर्म रहेंगे इफ यू कैन राइट इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आई बिलीव इसको भी वी हैव सफिशिएंटली डिस्कस्ड, है ना? वी हैव सफिशिएंटली डिस्कस्ड दिस टॉपिक। अभी वैसे तो ख़ैर हमारे पास में रहता है और भी एक टॉपिक और डिस्कस कर ही लेते हैं। हाँ, कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना? क्यों ही छोड़ना, फिर एक टॉपिक रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इट्स नासा मून बेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। क्या है? नासा का जो है मून बेस प्रोग्राम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे जो नोट्स हैं इसमें लिखा हुआ है कि नासा इनवाइटेड इसरो टू पार्टिसिपेट इन मून बेस प्रोग्राम, एक्सपैंडिंग इंडिया यूएस कॉपरेशन फ्रॉम एक्जिस्टिंग सिविल स्पेस कोलैबोरेशन टुवर्ड्स अ सस्टेन्ड लूनार सरफेस ऑपरेशन।
ये इन्विटेशन जो है 9th इंडिया यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में के कॉन्टेक्स्ट में बेंगलुरु में अगस्त 2026 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इंडिया ऑलरेडी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर चुका है। इंडिया जॉइन्ड इन जून 2023 एंड वाज़ द 27th सिग्नेटरी एट दैट टाइम। ठीक है, इन्विटेशन का मतलब ये नहीं है कि इंडिया का कंप्लीट रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कमिटमेंट, इंस्टीट्यूशनल रोल और स्पेसिफिक हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो है पब्लिकली फाइनेंस्ड होना सेपरेट इशू है। दोनों चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज नासाज मून बेस। नासा मून बेस का बेसिक आइडिया क्या है? मून पर एन एंड्योरिंग ऑपरेशनल आउटपोस्ट डेवलप करना, है ना, पर्टिकुलरली लुनार साउथ पोल के अराउंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन करना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब चीज़ें और एक सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस रखना मून पे, है ना? ठीक है। मून बेस और आर्टेमिस में क्या फ़र्क है? आर्टेमिस और मून बेस में क्या फ़र्क है? तो आर्टेमिस जो है वो ब्रॉडर नासा लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। इसमें जो है ह्यूमन रिटर्न्स टू द मून, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कैपेबिलिटी का पता चले और जो है फ्यूचर मार्स प्रिपरेशन हम कर सकें। व्हेरेas जो मून बेस है, जो मून बेस वाला हमारा प्रोग्राम है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, फोकस्ड ऑन सस्टेन्ड लूनार सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशन के लिए जो है ये प्लान किया जा रहा है, एंड्योरिंग ह्यूमन प्रेजेंस के लिए प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब वाई लूनार साउथ पोल, साउथ पोल ही क्यों? साउथ पोल स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक दोनों रीजन से इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे वाटर आइस है ना? वाटर आइस देखने को मिलती है साउथ पोल पे। परमानेंटली या नियर परमानेंटली इल्यूमिनेटेड एरियाज हैं यहाँ पे। सर्टेन एरियाज रिसीव सनलाइट फॉर अनयूजुअल लॉन्ग ड्यूरेशन। पोटेंशियल बेनिफिट है कि लार्ज जो है एनर्जी देखने को मिलेगी, पावर जनरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लूनार नाइट्स क्रिएट सीवियर एनर्जी चैलेंजेस। परमानेंटली shadowed region. Some polar areas remain permanently or near permanently shadowed. This extremely cold जो environment है वो वाटर आइस, volatile substance, इन सबको प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, तो 3 फेज़ देखने को मिलते हैं हमको बेस प्रोग्राम के। सबसे पहले आते हैं 3 फेज़ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट और लर्न फेज़ होता है। इसमें रोबोटिक्स मिशन, साउथ पोल एक्सप्लोरेशन, इन सब के बारे में जो है एक्सपेरिमेंट का फेज़ जो है यहाँ पे चलता है। मतलब टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, सोर्सेज़ आइडेंटिफ़ाई करना। फेज़ 2 में जो क्या करते हैं, बिल्ड एंड एक्सपैंड, है ना? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन, हैबिटेशन एलिमेंट, इन सबको जो है एक्सटेंडेड ऑपरेशन में डाला जाता है। एक्सप्लोरेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। सेमी परमानेंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है ग्रेजुअली डेवलप होती है। थर्ड में जो 2032 का जो प्लान किया जा रहा है, 2032 के ऑनवर्ड्स, इसमें लिव एंड वर्क ऑन मून, मतलब सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस की बात हुई है कि वहाँ जाओ और काम करो। ठीक है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करता है। अब व्हाई दिस इज कंपेरेबल टू अपोलो, अपोलो से क्यों कंपेयर करें? दिस इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन। अपोलो जो है उसमें एक क्वेश्चन था कि कैन ह्यूमंस रीच द मून? यस, रीच पे मून पे गए। मून बेस जो है वो ये बताता है कि कैन ह्यूमन एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ऑपरेशनल प्रेजेंस इन अनदर सेलेस्टियल बॉडी? ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो अपोलो तो सिर्फ रीच की बात कर रहा था, मून बेस जो है वो स्टे की बात कर रहा है ना? अब व्हाई इंडिया शुड जॉइन, इंडिया को इसको क्यों जॉइन करना चाहिए? तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी लीपफ्रॉगिंग, मतलब सपोज़ इंडिया इंडिपेंडेंटली डेवलप करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना? डुप्लीकेशन भी करना पड़े। लेकिन अगर कोलैबोरेशन करेगा, शेयर्ड टेक्नोलॉजी रहेगी, शेयर्ड एक्सपीरियंस रहेगा तो जो है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है लीपफ्रॉगिंग हो सकती है। मतलब इंडिया जो है एक्जिस्टिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी नॉलेज यूज़ करके लेवरेज पा सकता है उसका, है ना? और उसका जो डेवलपमेंट साइकिल है वो शॉर्टन कर सकता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो है एक्सपीरियंस हमारे पास में, गगनयान भेजा हमने, वहाँ पे क्रूड ऑर्बिटल मिशन कैपेबिलिटी है हमारे पास में, ठीक है? तो ये भी एक एडवांटेज है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन लिंकेज भी यहाँ पे देखने को मिलता है ना? अब इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लान फॉर भारत अंतरिक्ष स्टेशन। कोर लेसन है कि स्पेस स्टेशन आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बिल्ड, मेंटेन और ऑपरेट करना बड़ा वो रहता है। यहाँ पे आईएसएस मॉडल जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शेयर्ड कॉस्ट, ये सब हम कर सकते हैं, तो हमको उसमें भी मदद मिल सकती है। दिस कैन मेक इंडिया स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर मोर ग्लोबली इंटीग्रेटेड।
है ना? इंडिया विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू लर्निंग इकोसिस्टम, हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई एक्सपीरियंसेस लोगों के ले सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इफ इट क्रिएट्स डोमेस्टिक कैपेबिलिटी रेदर देन परमानेंट डिपेंडेंस। ये भी थोड़ा समझने की कोशिश। इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, है ना? इकोनॉमिक डायमेंशन, एक तो हमारा खर्चा कम होगा और क्या पता फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल भी हो हमारे लिए, है ना? इम्पोर्ट वल्नरेबिलिटी भी कम होगी, एक्सपोर्ट जो है हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी, तो ये भी इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपॉर्च्युनिटी है ना? मॉडर्न मून बेस आर्किटेक्चर जो है इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्स कमर्शियल कंपनीज़, है ना? तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी जो है हमको देखने को मिलता है। दिस कैन क्रिएट डोमेस्टिक लूनार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना? ठीक है? स्पिन ऑफ बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, स्पिन ऑफ बेनिफिट्स? तो स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफन प्रोड्यूसेस सिविलियन एप्लीकेशन। मून रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस मटेरियल, रोबोटिक्स, एआई, ऑटोनॉमी, सेंसर्स ये सब क्रिएट किए जाएँगे। देयरफॉर जो है इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमस सिस्टम डेवलप्ड फॉर रिमोट लूनार ऑपरेशन कैन पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू टेरेस्ट्रियल रोबोटिक्स एज़ वेल, है ना? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है बेटर होगी, ठीक है? उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि बट इज़ आर्टेमिस अ यूएस लेड ब्लॉक? आर्टेमिस यूएस लेड ब्लॉक है। दिस इज़ वेयर बैलेंस एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड, है ना? आर्टेमिस अकॉर्ड कई बार बोला जाता है कि यूएस लेड फ्रेमवर्क है ना? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो है वो कॉमन प्रिंसिपल अडॉप्ट करती हैं, है ना? पोटेंशियल नॉर्म सेटिंग पावर भी है। और चाइना और रशिया जो है वो लार्जली आउटसाइड आर्टेमिस जो है फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं, है ना? पोटेंशियली फ्रेगमेंटेड स्पेस गवर्नेंस यहाँ पे होता है। देयरफॉर आर्टेमिस जो है उसको साइमल्टेनियसली एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए, है ना? पोटेंशियल यूएस लेड नॉर्म सेटिंग मैकेनिज्म ये जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं। डोंट ट्राई कि आर्टेमिस अकॉर्ड इज़ अ मिलिट्री अलायंस, है ना? या फिर ऐसा कुछ है तो गलत हो जाएगा। द कंसर्न इज़ अबाउट नॉर्म, स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, नॉट सिंपली लाइक मिलिट्री अलायंस, ठीक है? क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड, अगर ये समझने की कोशिश अगर हम करें, तो 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय नासा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। नेचर है कि ऐसे एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है फॉर कोऑपरेशन, पीसफुल सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मून, मार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इंडिया ने 2023 में साइन किया था, 27 सिग्नेटरी हम इसके बने थे। ठीक है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। दे प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर कोऑपरेटिव सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। पता नहीं यहाँ पे मिलिट्री कहीं तो लिखा था, एनीवे ठीक है। क्यों लिखा था पता नहीं। की आर्टेमिस अकॉर्ड प्रिंसिपल क्या है कि पीसफुल एक्सप्लोरेशन करना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटरऑपरेटिबिलिटी होनी चाहिए, इमरजेंसी असिस्टेंस होना चाहिए, है ना? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साइंटिफिक डेटा रहना चाहिए, हेरिटेज प्रोटेक्शन हम करें, स्पेस रिसोर्सेज़ को भी जो है अच्छी तरीके से सस्टेनेबली यूटिलाइज़ करें, है ना? तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और ऑर्बिटल डेब्रिस को भी हम मिनिमाइज़ करें। ठीक है? यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी का कनेक्शन भी देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967 में जो है साइन हुई थी। आउटर स्पेस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल एप्रोप्रिएशन, ये बात हुई थी। मतलब कि एक कंट्री जो है वो सिंपली ये नहीं कह सकती कि आई लैंडेड हियर, देयरफॉर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मून बिलॉन्ग्स टू मी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमैटिक ओनरशिप हो जाएगी, ये आपको स्पेस ट्रीटी में देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, हाँ। तो ठीक है, आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एज़ वेल, क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना? मेजर चैलेंजेस क्या है? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, डिपेंडेंस, ये सब मेजर चैलेंजेस कॉमन ही रहते हैं सब में, ठीक है ना? क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? वी कैन कोऑपरेट, वी कैन बिल्ड एंड देन डाइवर्सिफाई, है ना? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? ये सब जो है हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आई बिलीव एक ही टॉपिक और बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं, क्यों ही छोड़ना, है ना? लास्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ क्रिटिकल मिनरल एसेट अब्रॉड। ये तो खैर क्रिटिकल मिनरल हम रोज़ ही करते रहते हैं, दिस मे बी वी कैन स्किप, या दिस मे बी वी कैन स्किप। चाइना का जो है डोमिनेंस देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें, या फिर कर लें इसको भी, है ना? कर ही लेते हैं ना? ठीक है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? है ना? व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स है क्यों? वैसे तो खैर ये रोज़ ही न्यूज़ में आता है, आई बिलीव हमने कल भी किया है, कल नहीं तो आई थिंक परसों तो किया ही है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? पहले तो न्यूज़ देखते हैं। इंडिया अब जो है रैपिडली अपनी क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना चाहता है, क्योंकि आज की इकोनॉमी में कुछ मिनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लिथियम जो है वो ईवी बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, क्लीन मोबिलिटी इन सब से कनेक्टेड है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स जो है ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, जिसमें 17 लैंथेनाइट्स जो होते हैं स्कैंडिनेवियम और जो यट्रियम देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है ना? सप्लाई रिस्क हाई देखने को मिलता है, रिफाइनिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है अबंडेंस में मिलते नहीं है, बट रिफाइनिंग नहीं हो पाती,
ठीक है? तो वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्रिटिकल क्यों है ये समझ गए, क्योंकि रिफाइनिंग में प्रॉब्लम आती है। ये हमने कल परसों के भी लेक्चर्स में जो है ये किया है। ठीक है? इंडिया का चैलेंज क्या है? इंडिया का चैलेंज है कि हम रिफाइन अच्छे से नहीं कर पाते। हिस्टोरिकली जो है इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी डिस्कस करते वक़्त ऑयल, गैस और कोल को जो है ट्रेडिशनल एनर्जी सिक्योरिटी में हम कंसिडर करते हैं। लेकिन आजकल जो है जो हमारा ये है क्रिटिकल मिनरल इम्पोर्टेंट हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेसिंग की जो है दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है? प्रोसेसिंग की दिक्कत देखने को मिलती है। फिर चाइना का डोमिनेंस और वो सारी चीज़ें, आई बिलीव बहुत लंबा लेक्चर हो गया ना, ठीक है? तो ये हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।